हे बडी व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया, सब चंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी नेम रिएक्शन सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, आज मैं लाया हूँ एक बहुत बेहतरीन सी नेम रिएक्शन। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम रिएक्शन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करने से पहले आपका सभी का एक बार दोबारा स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जेई विद अस। कुछ मेरे बारे में, मैं हूँ आपका फ्रेंड, आपका कोच, आपका टीचर धीरेन। ठीक है, मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं द नेम रिएक्शन की सीरीज़। ठीक है, और इस सीरीज़ में आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी नेम रिएक्शन, जिसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन। ऑल्दो इसका कोई बेसिकली नाम नहीं है, बट इसके काम बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मैंने एक लाइन नीचे लिखी है, फॉलोड बाय सेंडमेयर कपलिंग एंड गेटरमैन। मतलब इस डाइजोनियम सॉल्ट के बनने के बाद इसको कौन कौन फॉलो करता है? इसको सेंडमेयर्स रिएक्शन फॉलो करती हैं, इसको कपलिंग रिएक्शन फॉलो करती हैं, इसको गेटरमैन रिएक्शन फॉलो करती हैं। ठीक है, तो आराम से बहुत देखेंगे कैसे अपन लोग गेटरमैन फॉलो कराते हैं, कैसे अपन लोग सेंडमेयर फॉलो कराते हैं और क्या होता है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज ये पार्ट 22 है। इसका मतलब 1 से लेकर पार्ट 21 तक अपन लोग ने कराया है। मैंने 1 से पार्ट 21 में समझ लो 21 नेम रिएक्शन मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी सीरीज़ की जितनी नेम रिएक्शन सीरीज़ है, आप सभी को बहुत मोहब्बत से प्यार देंगे और इसको एक एक रिएक्शन को याद रखेंगे विद मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की कहानी। अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट के वर्ड को यूज़ करता हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट, कुछ को तोड़ के देखा जाता है। देखो, डाई का सबको मतलब पता है, 2। ठीक है, ये एजो वर्ड बहुत नया वर्ड है केमिस्ट्री में, आपने कभी सुना है कि नहीं? एजो वर्ड बुलाते हैं। व्हाट इज एजो? एजो हमेशा एन डबल बॉन्ड एन को बुलाया जाता है। जब भी कभी भी नाइट्रोजन कहीं लिंक्ड होता है तो उसको बोलते हैं एजो। ठीक है, और इनके मिक्सचर, इनके सॉल्ट्स को अपन लोग बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का मिक्सचर। मतलब यहाँ पे समथिंग लाइक कुछ, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे प्लस, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक्स माइनस लगा देते हैं। तो दिस इज नोन एज डाइजोनियम सॉल्ट। बट दिस डाइजोनियम सॉल्ट कैन बी एलिफेटिक एंड कैन बी एरोमेटिक। ये बनती कहाँ से है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, एक बेहतरीन सी मैकेनिज्म है, उसको देखेंगे। फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो बेसिकली इसको ऑब्जर्व कहाँ किया गया है। एरोमेटिक में अगर बात करूँ तो हमारे पास एनिलीन होता है, और इस एनिलीन में अपन लोग NaNO2 और HX डालते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस आता है, दैट इज N2 प्लस X माइनस, एंड दिस N2 प्लस X माइनस को ही अपन लोग डाइजोनियम सॉल्ट बुलाते हैं। बट ये यहाँ से कैसे पहुँच गया, इनमें HX का क्या रोल है, NaNO2 का क्या रोल है, ये सारी बातें अपन लोग देखेंगे। टेम्परेचर का क्या रोल है, क्यों मैंने टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक सी मैकेनिज्म से। ठीक है, मैकेनिज्म में दोस्तों आपके पास NaNO2 पड़ा है। आप इस NaNO2 को कैसे लिख सकते हो? पहले तो देखो, लिख सकते हो Na प्लस और NO2 माइनस, नो डाउट। मैं इसके NO2 माइनस वाले जो एनायनिक पार्ट है उसको एक तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा आपने इसमें HX डाल रखा है दोस्त। तो HX एक एसिड है, इट कैन बी HCl, इट कैन बी HBr, इट्स अप टू यू, आप कोई भी एसिड ले लीजिएगा। आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे H प्लस और यहाँ X माइनस। तो ये जो H प्लस है ये इसके साथ इंटरेक्ट कर जाता है, और जब ये इंटरेक्ट करता है तो ये बन जाता है NOH प्लस। दोस्त ये चूँकि Na प्लस है दोस्त, ये X माइनस है, तो बाय प्रोडक्ट में तेरा NaX अलग हो जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास डिब्बे में HX खूब ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग फिर से इस H प्लस को X माइनस इंटरेक्ट कराते हैं
और इसका इंटरेक्शन इसके बाद दोबारा यहाँ से कराते हैं। जब इंटरेक्शन कराते हैं तो फिर कहानी कुछ आपके सामने ऐसे आगे फंसती है। आपको अच्छी तरह पता है दोस्त कि ये सिचुएशन एक अनस्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज चोर के घर में चोरी के बराबर होता है। ठीक है ना? जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन चुराए उसी पे पॉजिटिव चार्ज आके कोई लेने लग जाए तो उसकी आत्मा एकदम भड़कने लगती, तड़पने लगती, परेशान हो जाता है, क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो आप तुरंत इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो दोस्त, और जैसे ही आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो दोस्त तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये कुछ ऐसे प्लस पानी आपका बाहर निकल जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि ये आपके मेरा इंतज़ार नहीं करेगा, देखेगा और तुरंत ही अपने आप को बैक बॉन्डिंग करा देगा। तुरंत कुछ सोचे समझे खड़क से इसके ऑर्बिटल में अटैक करेगा, बैक बॉन्डिंग के लिए मूवमेंट लेगा, करना चाहेगा ये ऐसा काम ये। ठीक है, अब ये जो है इसको हम लोग नाइट्रोसियम आयन बुलाते हैं। यही हमारा जो नाइट्रोसियम आयन है ये हमारा एरोमेटिक और एलिफेटिक एनिलीन से इंटरेक्ट करके डायज़ोनियम सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो पहले हमारा काम यहाँ तक था NO+ बनाने का। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात थी। अब अपन लोग दोस्त क्या करते हैं, मान लीजिएगा मेरे पास एनिलीन है, एनिलीन पे आपको ये पता है लोन पेयर है। अब मैं क्या करूँगा, इस लोन पेयर का जो इंटरेक्शन है, इस लोन पेयर को जो इंटरेक्शन है वो इसके ऑर्बिटल से कराऊंगा। आपको पता है ये इसके जैसे इसके ऑर्बिटल में अटैक करेगा ये बॉन्ड तुरंत खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन यार 5-5 वैलेंसी तो रख नहीं सकता, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल होता नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्त। ठीक है, आपने दोस्त बॉन्ड ब्रेक किया, कहानी आपके सामने कुछ ऐसी आएगी, ये N, ये H, ये H, ये N डबल बॉन्ड आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने एक्सेप्ट किए, और चूंकि इसने दिए इसलिए यहाँ पे कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओके, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एक स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए, चूँकि यहाँ बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, लोन पर ने अटैक किया तो उसके साथ बॉन्ड बना, इसको नेगेटिव चार्ज मत दिखाओ, ये आपका सिंपल फॉर्म है, कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब अगेन वही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, अगेन दोस्त चोर के घर में फिर से चोरी हुई है, इसको तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। ठीक है, आपको तुरंत बाहर निकालने के लिए आप चाहो तो वाटर का सहारा ले सकते हो, वाटर इसको हेल्प कर देगा बाहर निकालने में। जैसे ही आप करेंगे तो आपके हाथ में दोस्त कुछ ये आ जाएगा, NH डबल बॉन्ड। ठीक है, और कह सकते हैं प्लस आप H3O+ बाहर हो गया। ठीक है, अब ये H3O+ इसको इंटरेक्ट कराएगा समथिंग लाइक कुछ, देखो इंटरेक्शन ऐसे होता है। आपको पता है कि ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं। ठीक है, ऑल्दो आप कहोगे सर नाइट्रोजन के भी तो लोन पेयर है, हमने कहा हाँ लो हैं, बहुत सारे हैं, क्या करोगे। तो अब देखो ये H+ की बारी आती है। अब ये H+ किसको इंटरेक्ट करेगा, H+ के पास कहाँ से H+ आ रहा है, ये पानी से आ रहा है। ठीक है ना, ये हाइड्रोनियम आयन से आ रहा है जो पीछे निकाला है। ठीक है, आप लोग चाहो तो आप लोग लगता होगा सर उड़ा के सीधे यहाँ से यहाँ क्यों इंटरेक्ट करा दिया। ऐसा नहीं होता दोस्त, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि आप सीधे H+ लो और जाके वहाँ ड्रॉप करा दो। ठीक है, ओके। अब सुनना, अब मैं आपसे पूछूं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको पता है दोस्त ये ऑक्सीजन का sp2 है और दोस्त ये नाइट्रोजन का sp2 है। ठीक है, एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट। ठीक है, ऑक्सीजन का sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन का sp2। तो दोस्त H विल गो टू द दैट साइड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दबा के होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, इसलिए इसके पास इंटरेक्ट करने जाता है। जब भी इसके पास इंटरेक्ट करने जाता है तो कहानी दोस्त कुछ फिर ऐसे हो जाती है। ठीक है, और फिर चोर के घर में चोरी हुई है और आप तुरंत से फटक से बॉन्ड तोड़ते हो। जैसे ही बॉन्ड तोड़ते हो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता होगा, और पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ आता होगा दोस्तों ये बैक बॉन्डिंग से इंतजार में इस पर इंटरेक्ट करता होगा। मैं कहूँ तो एक बार मैं दिखा दूँ, इट्स लाइक यहाँ पे इसने इंटरेक्ट किया, ये NOH आया,
चूँकि इसने एक्सेप्ट करने की कोशिश की है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक सभी लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब दोस्त ये हाइड्रोजन फिर वही चोर के घर में फिर से चोरी हुई है, यहाँ से इसको बाहर निकलना चाहिए। है ना, यहाँ से इसको बाहर निकलना चाहिए भाई साहब। तो चलो इसकी बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालेंगे तो फिर से किसी पानी का सहारा लेंगे और जब ये बाहर जाएगा दोस्त तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर से दोस्त H+ डालोगे वही पानी से लेके और ये इस पर इंटरेक्ट करेगा। देखो ये रैंडम प्रोसेस होता रहता है, इंटरनल चलता रहता है, सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती रहती है और ये ऐसे एंड बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं अपने डाइज़ोनियम सॉल्ट के एंड में। ठीक है, ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव, अच्छी बात नहीं है। ये यहाँ टूटा और जैसे ये यहाँ आया है ना, तो यहाँ पॉजिटिव आया होगा, ये लोन पर आया। ये लोन पर ने फिर से बैक बॉन्डिंग की हेल्प से इस पे ऑर्बिटल में इंटरेक्शन दिखा दिया और यहाँ हम कहीं कुछ पहुँचे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एक आयनिक फॉर्म हो गया। सॉल्ट फॉर्म में आपके पास देखो बार बार HX था, जैसे HX लिए तो आप X- ले रहे हो। दिस होल स्टफ इज नोन एज द डाइज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, अभी डाइज़ोनियम सॉल्ट एरोमेटिक में भी होता है और एलिफेटिक में भी होता है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल होता है और क्यों स्टेबल होता है। याद रखिएगा, एक नोट करके एक बात कहीं लिख लीजिए कि एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट is more stable as comparison to aliphatic diazonium salt. Why I am saying this दोस्त? Answer is due to आंसर सोचो, रेजोनेंस। एग्जैक्टली सही सोचा, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है, मतलब एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट में उसको रेजोनेंस मिलता है और एलिफेटिक में रेजोनेंस नहीं मिलता है, इसलिए एरोमेटिक वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप लिख सकते हो एरोमेटिक वाला डाइज़ोनियम सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। स्टेबल वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी होने के भी कुछ टेम्परेचर कंसेप्ट है। देख सकते हो जब भी ये रिएक्शन हो रही है ये 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल है। ठीक है, ये अपने आप में एक सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्त, इसका अगर मैं फिजिकल नेचर की बात करूं तो इसका सॉलिड होता है नेचर में, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, इसका भी कुछ टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब आफ्टर बियॉन्ड दिस टेम्परेचर ये रिएक्टिव होने लगता है। तो इसलिए अपन लोग डाइज़ोनियम सॉल्ट में जहाँ हम लोग जब भी लिखते हैं तो वो टेम्परेचर मेंशन करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। वो ये जताना चाहता है कि हम डाइज़ोनियम सॉल्ट को स्टेबल रखें और उसके बाद फर्दर किसी रिएक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो कल को आप वहाँ किसी ने लिख दिया 15-20 डिग्री सेल्सियस, तो दोस्त ये काम नहीं हो पाएगा। ये बात का ख्याल रखना, ये काम नहीं हो पाएगा। वो चूँकि डाइज़ोनियम सॉल्ट खुद रिएक्टिव हो जाएगा और फिर वो मॉइस्चर से रिएक्ट करने लगता है या और भी सब्सटेंस से रिएक्ट करने लगता है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको हम लोग हमेशा ठंडे टेम्परेचर में, कोल्ड टेम्परेचर में रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इसी चीज़ को अपन लोग एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। जबकि एलिफेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट भी बनता है, एलिफेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है, इसका मैं अभी आगे एक रोल भी दिखाऊंगा। हमारे एनसीईआरटी में अमाइंस में एक क्वेश्चन भी है इस पर। ये इतना स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, इसलिए आगे अभी मैं पढ़ाऊँगा, आगे मैं डेप्थ में जाऊँगा कि जैसे इसमें पानी डालते हैं ना तुरंत ये अल्कोहल बदल जाता है, तुरंत अपने आप को तुरंत अल्कोहल बदल देता है। ठीक है, अभी आप डिस्कस करेंगे, बट इतना ये स्टेबल नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो आप देखते हो वो हमारी एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट की ही देखते हो। ठीक है, बाकी आपको ये देखना है कि सर इसमें रेजोनेंस दिखा दो, तो ठीक है दोस्त, आप देख सकते हो। देखो रेजोनेंस थोड़ा सा तिगड़म है इनका,
क्योंकि यहाँ पे N2+ जो है ना, ये अपनों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर रखता है। कैसे नेचर रखता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नेचर रखता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखता है। अब देखो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं होती है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खाता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन खाता है, एंड रेजोनेंस फिर यहीं से स्टार्टअप लेता है। ठीक है, यहाँ से रेजोनेंस स्टार्टअप लेता है कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये अच्छी बात तो है नहीं, इसलिए बॉन्ड पूरा खिंचाव देने लगता है, और जब बॉन्ड खिंचाव देता है तो यहाँ पर बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे आप तो देख सकते हो 5 4 9 ज़्यादा हो गया ना, और यहाँ पे औकात से कम रह गया, इसलिए अपन लोग कुछ इस फॉर्म में ले आते हैं। बस इसके बाद तो वही रेजोनेंस टेक प्लेस होने लगती है। और जैसे ही दोस्त रेजोनेंस होती है, ये इसी रेजोनेंस को प्रोसीड करता है, ये इसी रेजोनेंस को प्रोसीड करता है और कहानी को आगे बढ़ाने की सोचता है। आप देख सकते हैं, एंड फाइनली अपन लोग घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आए थे। दोस्त हमको बस और कुछ नहीं, ये प्रूफ दे रहा है कि हाँ भाई, हम डाइजेनियम सॉल्ट भी अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, हमको भी रेजोनेंस करना अच्छा लगता है, जबकि एलिफेटिक डाइजेनियम सॉल्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, इसलिए वो उतना स्टेबल भी नहीं होता है। दैट्स वाई हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अब जितनी भी हम लोग फ्यूचर में रिएक्शन करते हैं वो एरोमेटिक डाइजेनियम सॉल्ट से ही करते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को मेरी बात बहुत अच्छी लग रही होगी, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। माय डियर, मेरा कोड धीरेन DHIREN, इस कोड को दिमाग में सेट करिए। कभी भी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेना हो तो आप मेरे कोड से ले सकते हैं, और ये मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आप मेरी लाइव वीडियो से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों अपन लोग डाइजेनियम सॉल्ट कैसे कब बनाते हैं इतनी सारी मैकेनिज्म के साथ। ऑल्दो दोस्त, अगर तुम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो आपको मैकेनिज्म माइंड में होनी चाहिए। ऐसे एग्जाम में मैकेनिज्म कहीं भी ऑफिशियली नहीं पूछा जाता है, उसको तो भैया मतलब है हमको सर प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, हमको इस बात से मतलब नहीं है कि मैकेनिज्म टेक प्लेस क्या हो रही है। बट फिर भी कुछ छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि डाइजेनियम सॉल्ट का जो N2+ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग काम करता है, नाइट्रोसियम आयन से इसका अटैक होता है एनिलीन पे, पूछ सकता है, टेम्परेचर लो क्यों रखते हैं, ठीक है, एलिफेटिक क्यों लेस स्टेबल है, एरोमेटिक क्यों ज़्यादा स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक मैकेनिज्म नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगी। मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि यार मैं मैकेनिज्म करा के आपको वो चीज़ दिखा सकूँ जिसको आपको ज़रूरत है, कि हाँ यार एटलीस्ट मैकेनिज्म पता होगी तो भले हम याद नहीं करें, भले हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है, बट माइंड में ये तो है कि हाँ कैसे हुआ है। अभी मैं डायरेक्ट बोलूँ एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है, एलिफेटिक कम स्टेबल होता है, डाइजेनियम सॉल्ट ये होता है N2+, तो तुम बोलोगे सर उड़ता पंजाब थोड़ी ना है कि एनिलीन से अपने आप बन गया होगा, कुछ इंटरनल रहा होगा, क्यों आपने टेम्परेचर कम लिया। तो ये सारे फैक्टर्स आपको मैकेनिज्म से ही सीखने को मिलते हैं। दैट्स वाई आप देखोगे, आप ये पार्ट नंबर 22 देख रहे हो, 1 से 21 पार्ट में एक एक रिएक्शन की एक एक मैकेनिज्म के साथ मैंने पढ़ाया है। नेम रिएक्शन है विथ मैकेनिज्म है, सारी नेम रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ दोस्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंजॉय कर रहे होगे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशंस की। इट इज एप्लीकेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। हाँ दोस्तों, क्या है एप्लीकेशन डाइजोनियम सॉल्ट का? इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन सेंडमेयर्स रिएक्शन में आता है इसका। मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, वो बना लीजिएगा, उसको आप बनाते जाएंगे तो आपको बहुत सारा कन्वर्जन, बहुत सारा प्रोसेस समझ में आएगा कि बंदा ने क्या किया है। ठीक है ना, तो चलिए, अगर मैं स्पेशल सेंडमेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये अपन लोग क्या करते हैं, डाइजेनियम सॉल्ट लेते हैं और इसको अपन लोग Cu2X2 में डालते हैं। बहुत फेमस है, जहाँ पे आपका X या तो Cl होता है या तो Br होता है, और सीधे यहाँ पे X आ जाता है। दिस X कैन बी क्लोरोबेंजीन एंड दिस X कैन बी ब्रोमोबेंजीन। तो आप डाइजेनियम सॉल्ट से पहला काम तो ये करते हो। ठीक है, इसके अलावा
अगर मैं स्पेशल सैंडविच की बात कर रहा हूँ तो डाइज़ोनियम सॉल्ट लिया, उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया तो आपको आयोडोबेंजीन बनता है। ठीक है दोस्त, अगर कोई तुमसे ऑफिशियली सेंडमेयर्स पूछता है तो ये 3 रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन के लिए, ब्रोमोबेंजीन के लिए एंड आयोडोबेंजीन के लिए, यही 3 रिएक्शन सेंडमेयर्स के लिए हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस अलग हैं बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सेंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है ना। जैसे मैं आपको और एप्लीकेशन बता देता हूं कि इस डाइज़ोनियम सॉल्ट में अगर आप पानी डालोगे, जो कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हल्का सा बॉईल करोगे, हल्का ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है, सीधे आपको फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट है बट इट इज़ नॉट द सेंडमेयर्स। ठीक है ना, प्लीज़ इसको सेंडमेयर्स के तौर पे मत लेना, कन्वर्जन करने में काम आता है। एग्जाम में बोलेगा एनिलीन से फिनॉल कन्वर्ट करो तो खड़क से अपन लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत बढ़िया यार, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा डाइज़ोनियम में अगर आप यहाँ पे दोस्त थोड़ा केसियन डालते हो तो आपको ये CN आ जाता है, और अगर यहीं पे आप दोस्त AgCN डालते हो तो N कोऑर्डिनेट वर्ड C आ जाता है। बाकी ये तुम्हारा आगे की दिमाग लगाना है कि तुम्हें एप्लीकेशन कैसे लेनी है। भाई अब CN है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूँ दोस्त, यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लीज़, वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूँ तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पर। ठीक है, वहीं इसका हम रिडक्शन कर दें LiLH4 में डाल के, NaBH4 में डाल के, तो अपन को अमाइन मिल जाता है ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि तुम आगे इसका एप्लीकेशन कैसे लेते हो। बट अपन को तो अभी डाइज़ोनियम सॉल्ट से होने वाली रिएक्शंस देखनी है, नहीं तो केमिस्ट्री तो ख़त्म ही नहीं होनी। मैं यहाँ से कुछ भी कर दूँ, वहाँ से कुछ भी कर दूँ। ठीक है ना दोस्त, तो ये तो एक बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, आपको एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। जैसे KCN में डाला क्या बना, AgCN में डाला क्या बना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस डाइज़ोनियम सॉल्ट को लोगे और आप इसको H3PO2 में डाल दोगे H+ के साथ, एसिडिक मीडियम है, तो आपको ये जो है प्योर बेंजीन मिल जाएगी और H3PO3 बाहर निकलता है प्लस नाइट्रोजन गैस होने लगती है। मैं बाय प्रोडक्ट पे उतना फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमको मेन क्या क्या मिलती है। जैसे यहाँ पे हमको क्या मिली, बेंजीन मिली। ठीक है, बाकी ये जरूर कहूँगा कि यार इसका फॉस्फोरस ऑक्सीडेट यहाँ पे +1 था और दोस्त यहाँ पे +3 हो गया। मतलब कह सकते हो कि अगर मैं थोड़ा सा इस पर रिडॉक्स लगा देता हूँ तो ये पता चलता है कि भाई ये जो हमारा सब्सटेंस है फॉस्फोरस H3PO2 ये हमारा ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है ना, ओके। आपसे पूछ सकता है कि H3PO3 डाइज़ोनियम सॉल्ट जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है, तो ये क्वेश्चन टाइप आ सकते हैं। बट मोस्ट इसका जो मेन काम है वो क्या है, अगर आपको प्योर बेंजीन चाहिए तो यू कैन ऑब्टेन दिस वन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डाइज़ोनियम सॉल्ट में एक्वस इथेनॉल भी डाल दोगे ना, ठीक है, तो भी आपको बेंजीन मिल जाएगी। बस अब देखो, जैसे अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड बनता है, तो ये थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में नीचे बैठने की सोचेगा, ये भी यहीं पे नीचे बैठेगा। ओके, ये भी आपको बेंजीन दे देगा। अल्टीमेटली कह सकते हो कि नाइट्रोजन गैस निकाल देना, अल्टीमेटली तुम कह सकते हो कि डाइज़ोनियम सॉल्ट को तुमने रिड्यूस किया है और किसी एक को ऑक्सीडाइज किया है। जब एक चीज़ रिड्यूस होगी दूसरा ऑक्सीडाइज होगी तो ये हमारी अपने आप में क्या बन जाएगी, एक रिडॉक्स रिएक्शन टाइप बन जाएगी। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल। एग्जाम में आएगा कि भाई इनमें से कौन सा एग्जाम्पल रिडॉक्स का है, तो जेई बड़ा नालायक है। अब तुम रिडॉक्स पढ़ के आते हो ऑक्सीजन स्टेट बैलेंसिंग करके, वो ये सब सवाल दे देता है, पढ़ ले बेटा कितना पढ़ के आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं। आप क्वेश्चंस लगाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको वहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं यार ऐसा ऐसा भी होता है। ठीक है, चलो आगे कहानी सुनते हैं। अब अगर अपने पास डाइज़ोनियम सॉल्ट का अगला रोल लेना है मुझे,
तो इसका एक रोल और भी है। अब देख सकते हो मैंने फ्लोरो नहीं बनाया, फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाया। तो पहले ना इसको अपन लोग HBF4 में रिएक्ट कराते हैं, इसको फ्लोरोबोरिक एसिड बुलाते हैं। फ्लोरोबोरिक एसिड बुलाते हैं, और इसको बुलाने के बाद ये कंपाउंड बनता है N2+BF4-, और इसको आप नॉर्मली हीट कर देते हो। जैसे ही आप हीट करोगे तो यू विल गेट द फ्लोरोबेंजीन, प्लस बाय प्रोडक्ट में N2 बाहर निकल जाएगा, BF3 हो जाएगा एंड सो ऑन। वो अपना बाद में देख लेंगे। मेन अपना क्या है, फ्लोरोबेंजीन हमको ऑब्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है व्हेन वी यूजिंग द फ्लोरोबोरिक एसिड। यही चीज एकदम सेम चीज दोस्त, अगर आप इस डाइज़ोनियम सॉल्ट में आप पहले फ्लोरोबोरिक एसिड डालते हो HBF4, तो आपको बेंजीन पे N2+BF4- मिलता है। बट इसके बाद दोस्त अगर तुमने नॉर्मल की जगह इसको हीट किया कॉपर और NaNO2 में, तो तुझे नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है, बेंजीन पेन होती है। और ये ना बहुत तगड़ी रिएक्शन है, मतलब तुम्हें एक्चुअली एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन करना हो तो तुम यूँ घुमा दोगे। मेरी बात सुन पा रहे हो? एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट करना हो तो तुम यूँ घुमा दोगे। बाकी तो देखो कन्वर्जन का कोई अंत नहीं है, जितनी रिएक्शन उतना कन्वर्जन, मज़ा ही मज़ा है। आप कन्वर्जन खेलते रहोगे, थक जाओगे, लेकिन कभी कन्वर्जन खत्म नहीं होगा, है ना। तो ये बस मैं आपको बेसिक एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कैसे अपन लोग इसका यूज़ लेते हैं। तो आप एक काम करिएगा, एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा और दीवार पे चिपका लीजिएगा। मैं दीवार पे चिपकाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि एक बार में कभी भी आपको ये रिएक्शन याद नहीं होगी। ऑर्गेनिक है, थोड़ी सी मोहब्बत आप करोगे तभी वो आपसे करेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक के साथ ही ऐसा होता है कंसेप्ट, ठीक है। वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है आपको ऑर्गेनिक। आप भले ऑर्गेनिक को एक्सेप्ट कर लो, ऑर्गेनिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी उतनी जल्दी, है ना। उसके लिए आपको और हार्डवर्क और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको इशारों में समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ये कुछ सेंडमेयर्स रिएक्शन के अलावा कुछ और एप्लीकेशन थे डाइज़ोनियम सॉल्ट के, ठीक है। इसके अलावा एक रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन भी लगभग कुछ ऐसी है कि आप उसमें डाइज़ोनियम सॉल्ट लेते हो और इसमें आप 3 काम कर सकते हो। 3 काम में पहला काम, अगर आप Br2 डालते हो या Cl डालते हो, आप CuCl भी डाल सकते हो या Cu2Cl2 भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको दोस्त क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। और अगर आप वहीं पे CuBr या Cu2Br2 यूज़ करते हो, क्यूप्रस या क्यूप्रिक फॉर्म में यूज़ करते हो, अगर ये क्यूप्रस फॉर्म में है तो ये जल्दी अपने आप को क्यूप्रिक की तरफ ले जाने की सोचता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जाना चाहता है। और फिर अगर आप इसमें CuCN डालते हैं तो आपको साइनोबेंजीन मिल जाता है। ये 3 रिएक्शन ही गेटरमैन रिएक्शन कहलाती हैं। एक बात याद रखना, आइडोबेंजीन कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द गेटरमैन रिएक्शन। वो सेंडमेयर्स में हमने किया था, सेंडमेयर्स में अपन लोग ऑब्टेन करते हैं आइडोबेंजीन, बट गेटरमैन में ओनली क्लोरो, ब्रोमो एंड साइनो यही ऑब्टेन करते हैं, इसके अलावा कुछ ऑब्टेन नहीं करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। फ्लोरो, ब्रोमो और साइनो, ये 3 चीज़ ही अपन लोग ऑब्टेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गेटरमैन। इसके अलावा गेटरमैन और जगह एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? चलो कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और अब अगली जो रिएक्शन अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे अगर अपन को मिलता है समय तो, ठीक है। और ये कुछ ये है,
दैट नाम हमने सुना है कपलिंग रिएक्शन का। ठीक है, क्या होती है ये कपलिंग रिएक्शन और कैसे हमारी कपलिंग रिएक्शन हमारे काम आती है। आपने लैब में तो गए नहीं होगे, लैब में अपन लोग डाई बनाते हैं, डाई, ऑरेंज डाई, येलो डाई, रेड डाई। ठीक है, ये वो कपड़े वाली डाई होती है जो यूज़ की जाती है। ठीक है, हम लोग डाई बनाते हैं। अच्छा, बिफोर दिस आपको ये तो पता होगा ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाई एंड ए कलर। याद रखना, कलर परमानेंट चीज़ होती है और डाई टेम्परेरी चीज़ होती है। ठीक है, डेप्थ में जाऊँ तो जो कलर होता है वो मल्टी लेयर होता है, जबकि डाई जो होता है वो मोनो लेयर्ड होता है, एंड सो ऑन। बट अभी मैं आपको डाई और कलर में डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कपलिंग रिएक्शन से कैसे अपन लोग डाई को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना, तो देखो अपन को दो तरह की मेन डाई पढ़नी है। एक ऑरेंज डाई पढ़नी है, एक येलो डाई पढ़नी है। ऐसे एक रेड डाई भी बनती है नेपथॉल के साथ, आप उसको भी पढ़ सकते हो, बट इतना काफ़ी आपके लिए। अब देखो, मैं एक मैकेनिज्म आपको बता दूंगा, एक मैकेनिज्म बताने के बाद सारी मैकेनिज्म आपको अपने आप आने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आओ तैयार करते हैं पहले ऑरेंज डाई की। ऑरेंज डाई दोस्त तैयार करने के लिए आपको डाइज़ोनियम सॉल्ट लेना होगा और इस डाइज़ोनियम सॉल्ट में फिनॉल का रिएक्शन कराना होगा। रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मैं दिखा देता हूँ, बट मैकेनिज्म अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैकेनिज्म मैं अभी इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसी को बोलते हैं कपलिंग। कपलिंग वर्ड क्यों आया, क्योंकि दो लोग कपल कर जाते हैं। ठीक है, और इसका नाम होता है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब आप नाम समझ चुके होंगे मैंने पी हाइड्रोक्सी क्यों देखा। तो पी इसलिए दोस्त कि इसके रिस्पेक्ट में ये एक पैरा पोजीशन में बैठा है। ठीक है, ये अगर मेरी इप्सो पोजीशन है, ये दोस्त अगर मेरी इप्सो पोजीशन है, तो इप्सो के बगल वाली ऑर्थो, इसके बगल वाली मेटा, और ये मेरी पैरा। तो इसको देखने का नज़रिया कुछ ऐसे होता है कि इप्सो, ऑर्थो, मेटा, देन पैरा। तो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगी हुई है। और ये एजो वर्ड क्यों आया, ये एन डबल बॉन्ड एन वजह से आया है। बाकी आपको बेंजीन दिख रही है। ठीक है, और यही इसी की जो डाई होती है दोस्त, ये आपकी ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, आप ये काम थोड़ा बेसिक सॉल्यूशंस में कर सकते हो, है ना। यहाँ का पीएच जनरली अपन लोग 9 से 10 के करीब पीएच लेते हैं, आप ऑब्टेन कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो स्टार्टअप देखते हैं कैसे होता है रिएक्शन का। देखो स्टार्टअप कैसे है कि अगर तुम्हारे सामने कहीं फिनॉल है और तुमने कोई इसमें बेस डाल रखा है, OH माइनस को बेस डाल रखा है जिसका पीएच लगभग 9 से 10 के बीच में है, तो एसिड बेस रिएक्शन टाइप फॉलो होगा और ये दोस्त मेरा फिनॉक्साइड आयन बनेगा, प्लस पानी आपका बाहर निकल जाएगा, नो डाउट। ठीक है, अब ये अपने रेजोनेंस की हेल्प से ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, स्टेबल है। और जब ये यहाँ आ जाएगा तो आपको सिचुएशन कुछ ऐसी नज़र आएगी दोस्त। अब आप पूछोगे मैं यहाँ से यहाँ क्यों आया। असल में हमको नेगेटिव चार्ज को डोनेशन पे देना है, हमको डाइज़ोनियम सॉल्ट पे अटैक कराना है इसका। और दोस्त नेगेटिव चार्ज जब डोनेट करने की बात आती है तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल है, तो वो बोलेगा यार मैं क्यों डोनेट करने जाऊँ। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एक स्टेबल कंडीशन है एज कंपेरिजन टू कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। मैं कंपेरिजन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए अपन लोग इसको पहले जो है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ले आते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस डिलोकलाइज्ड, और इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज को यूज़ करते हैं अटैक करने के लिए। इनकेस अगर आपसे कोई सवाल कर लेता है
कि भाई डायज़ोनियम सॉल्ट में तुम ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को यूज़ करते हो या कार्बन के नेगेटिव चार्ज को यूज़ करते हो? तो आंसर इस कार्बन के नेगेटिव को हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं कार्बन नेगेटिव चार्ज को? क्योंकि कार्बन के नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ईजिली डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, जबकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बोलेगा अबे हट, मैं बहुत स्टेबल हूँ, मैं अटैक करने नहीं जा रहा। ओके, बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो अपन लोग इस वाले हिस्से को लेने वाले हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना नेगेटिव चार्ज, अपन लोग इस वाले हिस्से को लेने जा रहे हैं और इसका अटैक अपन लोग कराते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ। इसीलिए अपन लोग बोलते हैं कि भाई जब आप रिएक्शन प्रोसीड करते हो तो पैरा ऐसे अटैक कराते हो। तो आप देख सकते हो ये इसके ऑर्बिटल में अगर थोड़ी देर के लिए अटैक कर रहा है, ठीक है, तो समथिंग लाइक पिक्चर दोस्त कुछ ऐसी बनने वाली। मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देता हूँ, नहीं तो आप और हम ये नेगेटिव चार्ज है दोस्त, ठीक है ना? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा तो ऐसे कर देते हैं दोस्त। अब अच्छा लगा? ये इसके ऑर्बिटल में, ये यहाँ से टूटा है ना, ऊपर वाला हटा देना। जैसे ये टूटेगा, चल हट, ये खुल जाएगा बॉन्ड। यहाँ पे इस बॉन्ड से इस बॉन्ड की दोस्ती हो जाएगी, ठीक है, ओके। इसने इसके ऑर्बिटल में अटैक किया होगा, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और ये कुछ ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमको वापस जाना होता है रेजोनेंस करने के लिए, तो अपन लोग यहाँ पे रखे हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं दोस्त तुझे कुर्बान होना पड़ेगा। असल में वो रेजोनेंस कराने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका करने के लिए आप क्या करते हो, एक्स माइनस जो आपके पास था डिब्बे में, बोलते चल तू मेरे साथ चल, या बेस तो पढ़ा ही था, उसने कहा चल तो तेरे को बेसिक सोल्यूशन देते हैं, तू काहे परेशान हो रहा है। तो इसके बाद दोस्त यहाँ पे आप क्या लाते हो, यहाँ पे आप क्या लाते हो, नेगेटिव चार्ज लाते हो, और फिर से ये रेजोनेंस को स्टेबलाइज करने के लिए ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऑर्बिटल में, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऑर्बिटल में, एंड फाइनली हम लोग अपने एंड पे पहुंच गए हैं जिसका नाम अपन को चाहिए था। ये O माइनस, ये एक यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड, ठीक है। इस बेचारे को थोड़ा छोटू सा कर दे रहा हूँ, हाँ चल बे, ठीक है। बाकी आप H+ लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इसी को अपन लोग बोलते हैं पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, लैब में जब करोगे ना, अरे बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। मतलब हम लोग क्या करते थे, इसको लेते थे, इस जब डाई बनाते थे ना तो कपड़ा में डालते थे, उसके बाद हम लोग को पेस्ट करके फाइल सबमिट करनी होती थी। तो एक कपड़ा हम घर पे एक्स्ट्रा लेक बनाते थे, क्योंकि उसको मेमोरीज़ के फॉर्म में रखते थे कि हाँ यार लैब में हमने ये सीखा है, और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। जेली टाइप होती है, लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि डायज़ोनियम सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसको ऐसे से घुमा के रिएक्शंस कराते थे, थोड़ा सा हल्का सा हीट देते थे, क्योंकि थोड़ा थिकी सॉलिड फॉर्म में होता था, तो उसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए अपन लोग ऐसा करते थे, ठीक है। और फिनॉल को जैसे हम लोग आप करें ना, तो हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप फिनॉल डालते थे, एक साथ डिप नहीं किया जाता फिनॉल, है ना। वो देखो यही मैंने आपसे बहुत बार बोला भी है इसी आगे पीछे वीडियोस में, यार जो लैब की केमिस्ट्री है ना और जो यहाँ पे हम लोग पेन चलाने वाली केमिस्ट्री है ना, इसमें बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। और लैब की केमिस्ट्री इससे ज़्यादा खूबसूरत है। आपको ऑर्गेनिक से मोहब्बत करनी है, लैब में चलो, ठीक है। चल तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑरेंज डाई वाली मेरी कहानी समझ में आई होगी, मैंने कैसे डायज़ोनियम सॉल्ट का सहारा लिया, ठीक है। अब यही चीज़ अब मैं चाहूँ तो दोबारा मैकेनिज्म करूँ और चाहूँ तो ना करूँ। ये काम अगर अपन लोग डायज़ोनियम सॉल्ट लेते हैं और इस डायज़ोनियम सॉल्ट को एनिलीन से रिएक्ट करा देते हैं, किसी दोस्त एनिलीन से रिएक्ट करा देते हैं, काम वही करना है सेम, मैं बस ऊपर हिंट दे देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ।
अब इसका जो नाम पहले अपन लोग बनाएंगे, तो ये मेरी किंग पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में इप्सो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो ये मेरा पी अमीनो, अमाइन तो बन जाएगा अमीनो, एजोबेंजीन, एजो समझ में आ गया होगा इस इतने की वजह से, तो पी अमीनो एजोबेंजीन बनाते हैं। और ये दोस्त हमारी येलो कलर की डाई होती है। कौन सी डाई होती है दोस्त? येलो डाई होती है। पहले वाली कौन सी डाई थी? ऑरेंज डाई थी। कलर को प्लीज़ याद रखिएगा, ऐसे कलर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, होना कंपलसरी है आपके लिए अपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप तो लैब में गए नहीं, इसलिए आप उसको उस चीज़ को फील नहीं ले पाओगे। बाकी ये नो डाउट वाला खेल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस पे भी अपन लोग वही काम करते हैं जो वहाँ किया था। पहले रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेते हैं इसको, और अब अटैक करा देते हैं। ठीक है, अब मैं अटैक नहीं करा रहा हूँ, आपका और मेरा समय दोनों कीमती है। यहाँ से आप अटैक करा के प्रोडक्ट बना दीजिएगा और फिर वापस रेजोनेंस करा दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैसे अपन लोग डाई को यूज़ करते हैं, कैसे डायज़ोनियम सॉल्ट का काम है। इसके और एप्लीकेशंस भी हैं, इसको हम लोग एक्सटेंडेड एप्लीकेशंस की बात करते हैं, और वो चूँकि आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी हम लोग बनाते हैं, नेप्थॉल वेप्थॉल का सहारा लेते हैं नेप्थोलीन बनाने के लिए, जैसे इसको अपन लोग नेप्थॉल बुलाते हैं। ठीक है, ये आपका नेप्थॉल टाइप है। तो ये जो आपका नेप्थॉल है, या जिसको हम लोग बीटा नेप्थॉल बुलाते हैं, आप इसका यूज़ करके डायज़ोनियम सॉल्ट में प्रोडक्ट बना सकते हो। बट चूँकि इतना हमारे कोर्स में है नहीं, इसलिए अपन लोग को मेन ऑरेंज डाई और रेड डाई का पता होना चाहिए। और इन सबसे ज़्यादा अच्छा है कि जो मैंने शुरुआत किया कि डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, कैसे होता है, डायज़ोनियम सॉल्ट के क्या रोल है हमारी केमिस्ट्री में, इन सब के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ख्याल रखिएगा कि मैंने क्या बताया है। हाँ, जहाँ तक मैं आपको एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट के बारे में बता रहा था, तो आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त, मैंने आपसे कहा कि इट इज़ नॉट स्टेबल बिकॉज इसमें कोई रेजोनेंस टेक प्लेस नहीं होता है। तो बनाने का तरीका तो देखो वही है। ठीक है, तो मैं सीधे अब ये लिख रहा हूँ कि भाई मेरे पास Rn+ और X- का मेरा फॉर्म है। बट चूंकि आपको पता है कि दोस्तों स्टेबल नहीं है, इसलिए ना आप उसको तुरंत पानी में डालते हो, और जैसे ही पानी में डालते हो तो ये बाहर निकलता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, वाटर मॉलिक्यूल्स पर अटैक करता है। इट्स समथिंग टाइप कुछ ऐसा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, इसलिए आपको तुरंत ROH मिल जाता है, अल्कोहल ऑप्टिन मिल जाता है, प्लस H और X- अपना जुगाड़ सेट करके HX बना लेते हैं। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये है कि हमको अल्कोहल मिल गया। तो इन फ्यूचर होता क्या है, अगर कभी भी बोलेगा कि एनिलीन से आप OH की तरफ जाओ, ठीक है, रास्ते तमाम है, लेकिन ये सबसे बेस्ट रास्ता है कि आप जो है, रिएक्शन फास्ट होती है, स्टेबल होता नहीं है, आप इसमें वही लिख दो NaNO2 HX 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना। टेम्परेचर को भी कम ही रखे रहना, एक तो स्टेबल नहीं है, फिर भी तुम अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बेचारे की और बैंड बच जाएगी। यहाँ तुम्हारा डायज़ोनियम सॉल्ट तैयार हुआ, बस अभी जो पीछे काम किया, पानी डाल देना और तुम्हारे हाथ में अल्कोहल आ गया। ठीक है दोस्त, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम डायज़ोनियम सॉल्ट को कैसे यूज़ दे रहे हैं। बाकी इसका जो और अच्छा एप्लीकेशन है वो कन्वर्जन्स में है, आपको कन्वर्जन कराएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आपसे बोलेगा एनिलीन से जो है, बहुत सिंपल सा कन्वर्जन लेते हैं, चलो एनिलीन से आपको बनाना है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, या चलो सिंपल ले लेते हैं, आप टॉलिन ले लो। वैसे मैं सोच रहा था अल्फ़ा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बनाऊँ, तो बोलोगे बंदे ने पता नहीं क्या बनाया है ना। तो आप एनिलीन से टॉलिन ले लो, आपको ये चाहिए किसी तरह से। तो देखो ये हमारा एनिलीन है ना, आप इसको NaNO2 में डालो,
HX के साथ, टेम्परेचर वही 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अपना क्या बना, डाइजीनियम सॉल्ट बना। अब देखो टॉलिन जाना है तो पहले आप यहाँ से बेंजीन चले जाओ। बेंजीन जाने के लिए वही H3PO2 डाल दो, हीट कर दो। बाय प्रोडक्ट पे ख्याल मत रखना क्योंकि आप उसकी बात कर रहे हो, कन्वर्जन की बात कर रहे हो। अब जैसे ही बेंजीन आया तो आपसे टॉलिन जाना है, सीधे अपन लोग फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कर सकते हैं और अपन लोग टॉलिन की तरफ जा सकते हैं, है ना। तो ये आप देख पा रहे हो कि कैसे मैं इसके एप्लीकेशंस का फ़ायदा उठा रहा हूँ और कहाँ से कहाँ मूवमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपसे बोलेगा कि पी टॉलो एनिलीन को लो, उसको कन्वर्ट करो पी ब्रोमो एनिलीन में। पी टॉलो एनिलीन से लो और पी ब्रोमो एनिलीन कन्वर्ट करो, तो हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाना चाहिए क्या? सेम वही काम करना है, NO2 का अटैक कराना है, डाइजीनियम सॉल्ट बनाना है। डाइजीनियम सॉल्ट बनाने के लिए वही आप NaNO2 और HX ले सकते हो, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो, और दोस्त यहाँ आप सीधे पहुँचोगे बस Br जाइए तो आप बताओ Cu2X2 डाल सकते हो, मतलब Cu2Br2 डाल सकते हो, आपका सीधे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। हीट कर देना या CuBr/HBr लिख देना, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे CuHBr को यूज़ इसलिए करते हैं वो क्यूप्रस फटाफट क्यूप्रिक में बदलने की कोशिश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी कि डाइजीनियम सॉल्ट कैसे हमारी केमिस्ट्री में अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार, ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइजीनियम सॉल्ट। मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत हाई लेवल पे सवाल आते हैं, अच्छे अच्छे सवाल पूछता है, कन्वर्जन में अच्छे अच्छे कन्वर्जन करवाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप हमारी ये रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो दोस्त, आप हमारे से लाइव भी कनेक्ट हो सकते हो, और लाइव कनेक्ट होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। आप सीधे प्ले स्टोर पर जाके अपने को अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करनी है और आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्ट होने के क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बता देता हूँ दोस्त। डायरेक्ट कनेक्ट होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे फ़ायदे। जैसे सबसे पहला फ़ायदा अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आपसे कहा कि आपको लाइव क्लास का मौका मिलेगा। जैसे कि आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, वैसे आप हमारी लाइव क्लास देख सकते हो। अनअकैडमी ऐसा इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मंडे से लेकर संडे तक, मतलब कंटिन्यू आपको सातों के सातों दिन आपको लाइव क्लास मिलने वाली है, ठीक है। इवन अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो शायद सुबह 6 बजे से शुरू होता है और रात के 12 बजे एंड होता है, ये हाल है, AM to AM वाला हाल है ना। तो बहुत बड़ी बात है, इतना आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमसे आप डायरेक्टली लाइव कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे आपके मन में जो भी जैसे भी डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो। अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं, और दोस्त पोलिंग का जो मज़ा है ना, अलग लेवल का है पोलिंग चीज़। तो मतलब बच्चे बैठते हैं क्लास में और सभी लोग अपना आंसर देते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है कितने बच्चों ने सवाल को सही किया, कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया, और ये पता चल जाता है कि किसने सबसे पहले किया। बहुत अच्छी चीज़ है यार, बहुत मज़ा आता है लाइव क्लास में, ठीक है। इसके अलावा आप हमसे लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देने का आपको मौका मिलेगा। क्यों हमको लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देना चाहिए? मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उसकी एनालिसिस कौन करेगा, है ना। आप सवाल कर रहे हो, सवाल टाइम पे ख़त्म हो रहा है नहीं हो रहा है, किस किस टाइप की आपको मिस्टेक्स ऑब्ज़र्व हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट और क्विज़ देने से मिलेगी। उसका एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ मुझे कैसे सवाल को करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पे लाइव टेस्ट देते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। दोस्त अपना जितने भी प्लान है A to Z सारे अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में है,
स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और स्ट्रक्चर मैनर में होने के पीछे रीज़न ये है कि हम एक समय पे आपके कोर्स को ख़त्म कर पाते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको डीपीपी, आपके डाउट्स, आपके माइनर टेस्ट, आपके मेजर टेस्ट तरह तरह कंडक्ट करा पाते हैं, ठीक है। और कहते हैं रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। हम टाइम पे कोर्स फिनिश करेंगे तो टाइम पे रिवीजन होगा, टाइम पे रिवीजन होगा दोस्त तो आपका एग्ज़ाम ईजिली क्रैक होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर अनलिमिटेड एक्सेस। दिस इज़ ना ब्यूटी ऑफ दिस ऐप। पूरे ऐप की अगर मुझे कोई ब्यूटी बोलता है तो मैं इसको बोलता हूँ। बहुत सारे रीजंस हैं इसको लेके, अपना अपना ओपिनियन भी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन केस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड देखने का मौका मिलेगा दोस्त, पहली बात। इसके अलावा ना अनअकैडमी में n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। आप सब्सक्रिप्शन किसी एक फैकल्टी के नाम से लेते हो और आप कनेक्ट किसी से भी हो सकते हो। मतलब आपको केमिस्ट्री 10 से पढ़नी है, फिजिक्स 20 से पढ़नी है, मैथ्स 50 से पढ़नी है, इट्स अप टू यू। आपका टीचर, आपका सिलेक्शन, आपका कंफर्ट जोन, आपका बैच, सब आपके हाथ में है। ये बहुत बड़ी चीज़ है यार, इसीलिए इसको मैंने कहा कि मेरे लिए ये ब्यूटी है इस ऐप की, ठीक है। बहुत नई चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक बहुत नया प्लान अनअकैडमी ने लॉन्च किया, इसको बोलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। एंड थैंक्स टू द अनअकैडमी टीम जो उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे इस चीज़ को सोचा। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। पहले तो देखो, जितने भी अपने प्लस के बेनिफिट्स मैंने आपसे पीछे डिस्कस किए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में आपको ना एक पर्सनल कोच मिलता है। पर्सनल कोच का होना कुछ इस तरह है जैसे हम लोग कहते हैं बेटा किसी का अगर आप पे हाथ लग जाए तो बेड़ा पार है, यहाँ पे वही वाला हाल है एग्जैक्टली। पर्सनल कोच आपको हर पॉइंट पे गाइड करता रहेगा कि कहाँ आपको मिस्टेक हो रही है, कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपका प्लानिंग बननी चाहिए, कैसे आप एग्ज़ाम को अप्रोच करो। आपके साथ मेंटली, आपके साथ सोशली, आपके माइंड के साथ लगा रहेगा कि आप कैसे जेई को क्रैक करते हो, ठीक है। और ये सारे एक्सपीरियंस्ड अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं जो आपके लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। टेस्ट का एनालिसिस, देखो दोस्त, टेस्ट तो सब बच्चे दे देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस शायद ही टोटल में से 5% बच्चे करते होंगे। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को आते हैं, सर पेपर ना ठीक था बट ना मेरा छूट गया, लेंदी आ गया था। हमने कहा हाँ उनसे गलती हो गई होगी, तुम्हारे लेंदी बना दिया था, है ना। अब यार ये तो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जो टाइम को स्लॉट को सेलेक्ट किया था, जो आईआईटी ने दिया हुआ है कि इतने टाइम में आपको ख़त्म करना है, मतलब ख़त्म करना है। इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट लैग कर रहा है। एक सवाल अगर 1 मिनट में का है और आप उसमें 10 मिनट लगा रहे हो तो यार वो सवाल होना और ना होना बेकार है। हम लोग कहते हैं कि यार केमिस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ द आईआईटी जेई। अगर आपको जेई क्रैक करना है तो केमिस्ट्री को अपनी बैकबोन बनाओ। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है लगभग मात्र 1 मिनट से 1.25 मिनट सवाल को केमिस्ट्री में लगते हैं। कभी कभी किसी सवाल को 10-10 सेकंड में बस देख के निकल जाते हैं, हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रॉफिट देती है। प्रॉफिट ये मिलता है कि यार ये समय तुम कहाँ बचाते हो, फिजिक्स और मैथ्स का बताते हो। अच्छा, ये सब तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस खुद नहीं आएगा, ये आपको जब तक हमारे कोच नहीं बताएंगे, उनके साथ कनेक्ट होगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, ये सब बहुत ज़रूरी है। इवन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। आप कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन सेलेक्ट ऐसा कर लिया जिसने बजा दी और फिर आपके कॉन्फिडेंस की पूरी एकदम डाउन चला गया यार। और कॉन्फिडेंस जब खत्म हो गया ना यार तो फिर जेई निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस पॉइंट की सिचुएशन को सोचो कि तुम्हें पहला और दूसरा तो तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुमने एक्चुअली क्वेश्चन का सिलेक्शन रॉन्ग किया है। ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ना आपको पर्सनल कोच मिलेगा, ठीक है। एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टडी की प्लानिंग करना। बचपन से देखते हैं कि अपन लोग टाइम टेबल बनाते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं और फिर उसको फाड़ देते हैं, फॉलो नहीं होता है। 1 दिन फॉलो किया, अच्छा बहुत किया, 2 दिन फॉलो किया, बहुत किया। रीज़न बिहाइंड क्या पता है, वो आपकी लिमिट्स में बैठ नहीं रहा है क्योंकि आपको अपनी लिमिट्स का पता नहीं है। और वो हो सकता है कि वो एक अनऑर्डर्ड मैनर में हो। आपने केमिस्ट्री डाल रखा हो, पूरा दिन पढ़नी है तो फिजिक्स मैथ्स गायब हो जाती है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री गायब हो जाती है। तो ये जो अनऑर्डर्ड पैटर्न है जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ है वो एकदम वेरिएबल ग्राफ होता है, ये नहीं होना चाहिए। ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, मतलब आपने एक फिक्स शेड्यूल पे फॉलो करना है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना चाहिए, पीसीएम। अब आप बोलोगे रोज़ कैसे पढ़ें, तो हाँ आप टाइम, शुरुआत में आपको तकलीफ़ होगी, शुरुआत में हर चीज़ तकलीफ़ दे होती है दोस्त,
ठीक है, तो इसलिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ पर्सनल कोच की बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हमारे इन सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपसे भी बताए उनका फ़ायदा उठाने के लिए, हमारे प्लस कोर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको दोस्त जो 12 मंथ की जो फ़ी पे करनी है वो है 38,500। इसमें भी हम आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देते हैं, और दोस्त इसके डिस्काउंट के बाद जो आपका अमाउंट हो जाता है वो जाता है 34,650। दोस्त इस अमाउंट पे आपको अगर डिस्काउंट चाहिए, 10% डिस्काउंट चाहिए आपको 38 से 34 जाने के लिए, तो आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरा कोड है धीरेन, DHIREN। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोड अभी तक तो याद हो चुका होगा इतनी सारे वीडियोस देखने के साथ साथ। ठीक है, एक बार यूज़ दिस कोड, कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली। ठीक है, और इसके अलावा दोस्त आप चाहें तो इस अमाउंट को नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, हाँ, अगर आप दोस्त क्लास 11th में हैं या आपके कोई भाई बहन क्लास 11th में है तो आप 24 मंथ वाला प्लान लीजिए इंस्टेंट ऑफ 12 मंथ की जगह। इसका जो अमाउंट है वो है 56,000, बट आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगेन मेरे डिस्काउंट को अवेल करने के लिए यूज़ माई कोड धीरेन। ठीक है, और जब मैं बात करूं इसको आप चाहें तो नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हैं। मैं थोड़ा EMI पे डिस्कस कर लेता हूं। आपको पता है कि जो 2100 रुपये पर मंथ की मैं बैठ रही है, और दोस्त अगर मैं 3 सब्जेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ तो तुम्हें मिलेगा 700 रुपये पर सब्जेक्ट। तुम्हारी गली कूचे की जो कोचिंग होगी ना वो भी इससे महंगी होगी, और फैसिलिटी इसकी 0.1% होगी, वो भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए इतने सारे प्रॉफिट्स को उठाने का, फ़ायदा उठाने का बहुत इकोनॉमिकल अमाउंट हम ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये आप मुझसे पूछोगे ज़रूर कि सर ये आप ज़रा 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ पे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। तो भाई दोस्त यार क्या कमेंट करूँ, मतलब बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है। 3 सब्जेक्ट है और इन 3 सब्जेक्ट के ज़रा चैप्टर का सम करो तो तुम्हें कितना आएगा पता है? 90 प्लस चैप्टर। 90 प्लस चैप्टर को दोस्त क्या तुम वाकई 3 महीने और 6 महीने में ख़त्म कर लोगे? तुम्हें लगता है? इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और ऐसा ख़त्म करना जो जेई को चाहिए, तो मैं इसमें डिस्कस क्यों करूं, मतलब क्या बताऊं किसको लेना चाहिए कैसे। समझदार आप खुद हो यार। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे आइकॉनिक प्लान लेना चाहते हैं, इसके अमाउंट 56,000 है, इसमें भी हम आपको 10% का डिस्काउंट देते हैं दोस्त। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट आपका जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 50,000। यूज़ माई कोड धीरेन, DHIREN अगेन फॉर दिस। ठीक है, और अगर आप यही आइकॉनिक 24 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो इसका जो अमाउंट आपको आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा 77,000। अगेन यूज़ माई कोड धीरेन फॉर दिस। आप चाहें तो उसको नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बेनिफिट्स बताए कि आपको आइकॉनिक में पर्सनल कोच, स्टडी प्लानिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस सब कुछ मिलता है। ठीक है दोस्त, ये कुछ झलकियाँ हैं, ये क्लास की एक मैंने उठाई है पिक। मैं रोज़ रात के 9 बजे लाइव आता हूँ @9 PM। ठीक है, और लाइव का जो मज़ा है ना वो अलग लेवल का है। वहाँ पे बच्चे बैठते हैं, इतने सारे बच्चे हो जाते हैं और सब आराम से डिस्कस करते हैं, बेझिझक जो डाउट्स होते हैं बच्चे पूछते हैं मुझसे। ठीक है, इसके अलावा मैं डिफरेंट सीरीज़ चला रहा हूँ। मैं बूम बूम सीरीज़ चला रहा हूँ। मैं, आप सर्च करना आपको मिलेगी बूम बूम सीरीज़। आपको एक मिलेगी रैपिड फायर, आपको मिलेगा PYQ। इसके अलावा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैंने सीरीज़ बना रखी हैं। सॉलिबिलिटी पे अलग, थर्मल स्टेबिलिटी पे अलग, ठीक है, सॉल्ट का एनालिसिस अलग, बहुत कुछ मिलेगा आपको यार, बहुत कुछ अंदर आओ तो। ठीक है, इंतज़ार रहेगा आपका रात के 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा पूरे वीडियो को देखने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वहाँ पे नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, आपको पता तो चल जाए मैं कब कौन सी नई वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, बाकी सब टू यू दोस्त। एंड यूज़ दिस माई कोड धीरेन फॉर द 10% डिस्काउंट। थैंक यू।